हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। आज हम डिस्कस करेंगे कोठारी कमीशन का ही एक सेपरेट एक एरिया बन जाता है कि उनकी रिकमेंडेशंस क्या थी एरिया ऑफ एजुकेशन पे। तो अभी हम वो डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप बार बार विजिट करते हैं बट स्टिल यू हैव नॉट सब्सक्राइब इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट फर्स्ट एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। और लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करो। लाइक नहीं करते हो, मेरी रिक्वेस्ट रहती है आपसे स्टार्टिंग में, मैं मिडिल में कभी आपसे रिक्वेस्ट नहीं करती हूँ बिकॉज कंसंट्रेशन ख़राब हो जाती है आपकी भी और मेरी भी। सो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक, दैट इज़ रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन इन द एरिया ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, उन्होंने कोशिश की थी जो आर्टिकल 45 था कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अकॉर्डिंगली फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के ऊपर वर्क किया जाए। जो 14 साल के बच्चे थे उन तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ताकि किसी भी पेरेंट के बीच में कोई भी पेरेंट ये ना कहे कि हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या लोकेशन प्रॉब्लम है, डिस्टेंस प्रॉब्लम है। जो भी उन्होंने रूल्स बनाए कितने किलोमीटर के अंदर अंदर स्कूल्स में, एक स्कूल इतने किलोमीटर के अंदर एक होना ही होना चाहिए, इस तरह से उन्होंने कुछ पैरामीटर्स सेट किए थे और ये सिर्फ उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी। ठीक है, ये कितनी हद तक एप्लीकेबल हो पाई थी या एप्लीकेबल होने में टाइम लगा था, इन बिटवीन कोई और पॉलिसी ले आए थे, तो वो सब एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ें हैं कि उन्होंने रिकमेंड क्या किया था, अपने कमीशन ने अपनी पॉलिसीज के अंदर क्या रिकमेंड किया था कि हम किस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, सेकेंड थिंग कि मैंने यहाँ पे कोशिश की है कंटेंट प्रोवाइड करने की, बट आप वीडियो को पूरा सुन लीजिएगा बिकॉज कई बार कोई पॉइंट होता है कि मैं लिखना रह गई हूँ बट वर्बली मुझे बोलते टाइम याद आ गया है, तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इज़ एजुकेशन फॉर टीचर्स। देखिए यहाँ पे टीचर्स के एजुकेशन से मतलब ये नहीं है कि कोई भी आया, कोई भी मेल या फीमेल आ रहा है और वो टीचर बन गया, बाद में उसकी एजुकेशन करवाई जाए। यहाँ पे एजुकेशन ऑफ टीचर्स का मतलब है कि जो भी इन्हांसमेंट इन टेक्नोलॉजी आ रही है, जो भी नए चेंजेस वो अपने क्यूरिकुलम में कर रहे हैं, अगर उसके रिलेटेड टीचर्स को फर्दर एजुकेशन करने की ज़रूरत है या वो अपने विलिंगली कुछ सेपरेट करना चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, आगे वो पीएचडी करना चाहते हैं, देन दे शुड बी अलाउड। ठीक है, फर्दर स्टडी के लिए कुछ इन्हांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हुई है, कुछ चेंजेस स्टडी में हुई हैं एंड दे वांट टू डू सेपरेट डिग्री टू कवर दैट गैप। ओके, सो दे शुड बी अलाउड टू द फॉर द फर्दर एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट इज स्टेटस एंड एमोल्यूमेंट्स ऑफ द टीचर्स। देखिए जो टीचर्स थे वो एक ऐसा रोल है हमारी सोसाइटी के अंदर जो कि हमारे नेशन की फ्यूचर की जो जनरेशन्स होंगी उनको बनाता है ना। तो उनका जो स्टेटस है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए सोसाइटी के ऊपर। उनको एज अ टीचर जिस ये ना लिया जाए कि जी कुछ नहीं कर रहे हैं चलो टीचिंग कर लेते हैं। ठीक है, इट शुड नॉट बी। उन्होंने उनके स्टेटस के ऊपर खास रिकमेंडेशंस दी कि उनके स्टेटस को हाई रखा जाए। So teacher must be accorded an honored place in society because of all factors which determines the quality of education and its contribution of national development. The teacher is undoubtedly the most important. अगर इन पॉइंट्स पे देखते हैं तो एक टीचर ही है जो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट सबको बनाता है ना। एक काम कर रहे हैं साइंटिस्ट, बहुत अच्छी बात है, बट वो उनको काम करने लायक किसने बनाया? उनके टीचर्स ने बनाया, है ना। अगर वो टीचिंग नहीं करते तो कोई भी साइंटिस्ट इंजीनियरिंग नहीं कर पाता। सो दे शुड बी प्रोवाइडेड द हाई स्टेटस इन द सोसाइटी। नेक्स्ट इज पर्सनल क्वालिटीज, कैरेक्टर, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस दैट द सक्सेस ऑफ ऑल एजुकेशन एंडेवर्स मस्ट अल्टीमेटली डिपेंड। सो द एकेडमिक फ्रीडम ऑफ टीचर्स टू परस्यू एंड पब्लिश इंडिपेंडेंट स्टडीज, कि अगर उनको कुछ उन्होंने अपने वर्क में कुछ डिफरेंट चीज़ की है एंड दे वांट टू पब्लिश इट एंड दे शुड बी अलाउड इट। ओके, नेक्स्ट इज इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, कि कोई भी बच्चा है उसकी स्टडी के लिए उससे कोई भी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, उसको इक्वल प्रायोरिटी दी जाए। ठीक है, जैसे कि रीजनल इम्बैलेंसेस की किसी भी रीजन से हो, डज नॉट मैटर, इफ दे आर कवरिंग द पैरामीटर्स लाइक दे आर नियर बाय द स्कूल एंड कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल, दैन दे शुड बी अलाउड। ठीक है, एंड इफ दे आर नॉट कवरिंग दैन दे शुड बी प्रोवाइडेड द वे how they can get admission in the nearby school where they were staying. ठीक है, सो प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन विद कॉमन स्कूल सिस्टम। कॉमन स्कूल सिस्टम से मतलब ये है कि सबके अंदर एक ही क्यूरिकुलम पढ़ाया जाए। तो उन्होंने जैसे कि एनसीईआरटी बुक्स होती हैं जो कि कहीं पर भी आप स्टेट में चले जाओ, लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, ठीक है, कोई भी हो सकती है, बट उनमें जो सिलेबस होता है वो सेम होता है, जिससे कि
अगर किसी की ट्रांसफ़र हो जाती है या बच्चे को प्लेस चेंज करना पड़ जाता है किसी भी रीज़न से, तो उनका जो स्टडी गैप है वो ना हो, क्यूरिकुलम उनका सेम ही रहे। तो उन्होंने कोशिश की थी, रिकमेंडेशन दी थी कि एक कॉमन स्कूल सिस्टम भी बनाया जाए। इंटेंसिव एफर्ट्स आर नीड्स टू डेवलप एजुकेशन अमंग बैकवर्ड क्लासेस, की बैकवर्ड क्लासेस से भी अगर कोई बच्चा आता है तो उसको डेवलप करने के लिए, अगर वो पढ़ना चाहता है तो डेफिनेटली उसको एडमिशन दी जाए, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड में आ रहा है। उन्होंने ये भी रेकमेंड किया था कि अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से स्कूल नहीं गया है और किसी पॉइंट पे वो स्टार्ट एजुकेशन लेना चाहता है, तो अकॉर्डिंग टू द एज, वो जिस क्लास के लिए कंफर्टेबल है, जिस क्लास में उसको जाना चाहिए, उसको उसी क्लास में एडमिशन दिया जाए, ना कि नर्सरी या फर्स्ट क्लास से स्टार्टिंग से। ठीक है, जो उसका स्टडी गैप है उसको कवर अप करने का वे बताया जाए। ठीक है, या ट्यूशन उसको सेपरेट टाइम दे, या घर से ट्यूशन प्रोवाइड करवाई जाए, या फिर मोस्टली उन्होंने ट्यूशन्स के लिए नहीं बोला, उन्होंने यही बोला था कि जो गैप है उसको इन द सेशन ही कवर किया जाए। ठीक है, सो एजुकेशनल फैसिलिटी फॉर द फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, की जो भी फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रंस थे, जो उनके लिए कुछ पैरामीटर सेट किए जाएं ताकि वो भी नॉर्मल बच्चों के साथ स्कूल्स में जा सके। ठीक है, अब कोई भी स्कूल है वहाँ पे रेलिंग सिस्टम बनाया है कि हर स्कूल के अंदर एक ब्रिज टाइप में होना ही होना चाहिए। रीज़न कि जो जिनको लेग्स में प्रॉब्लम है बट बाकी उनको फिजिकली कोई और प्रॉब्लम नहीं है, मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उनके लेग्स में प्रॉब्लम है, वो चढ़ नहीं सकते हैं, दे शुड अलाउड टू सिट इन द क्लासेज वेयर द नॉर्मल चिल्ड्रन गोज। ठीक है, उन्होंने ये चीज़ बोली थी, उन्होंने रिकमेंड किया था। ठीक है, कि सबको इक्वलाइजेशन दी जाए। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट, कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे की स्टडी पर ही फोकस किया जाए। उन्होंने रेकमेंड किया कि बच्चे को दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाए ताकि उनके अंदर का टैलेंट बाहर आए। ठीक है, जैसे कि कंपटीशंस रखे जाएं या फंक्शंस रखे जाएं और वहाँ पे बच्चे को बोला जाए कि आपको कुछ भी प्रेजेंट करना है, तो आप उसकी लिस्ट बनाकर टीचर को लिस्ट बनाने के लिए देते हो, तो टीचर नोटिस करते हैं। कोई बच्चा सिंगिंग अच्छी कर सकता है, कोई बच्चा पोएम अच्छी बोलता है, कोई डांस अच्छा करता है, कोई अपने वेज अपने को डांस के थ्रू अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता है विदाउट म्यूज़िक, है ना, जिसको हम स्किट भी कह देते हैं। स्किट प्ले होता है, रोल प्लेइंग होती है। तो टैलेंट्स को निकालने के लिए उभारा जाए, ठीक है, और आइडेंटिफाई किया जाए। नेक्स्ट इज साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। With a view to accelerating the growth of the national economy, science education and research should receive high priority। एक बार पॉलिसी भी आई थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ अगर बच्चे रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, साइंस रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो सिर्फ उन बच्चों के लिए स्पेसिफिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी लाया गया था। साइंस एंड मैथमेटिक्स शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन टिल द एंड ऑफ द स्कूल स्टेज। और जो साइंस और मैथ का लिंक है या इंटर रिलेशन ऑफ द सब्जेक्ट है, इसके ऊपर मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। बहुत अच्छा वीडियो भी बना है और इसमें आपको बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन इंटर रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग मिल जाएगी। बट साइंस और मैथ का अगर हम देखते हैं तो उनका इंटीग्रेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। नेक्स्ट इज एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इन्होंने रेकमेंड किया था कि हर स्टेट में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो जब एक स्टेट के अंदर होगी तो स्टेट के बच्चों को जाने के लिए या उसके रिगार्डिंग जो भी उनको कोर्सेज करने हैं वो करने में हेल्प होगी। ठीक है, सो देयर शुड बी एटलीस्ट वन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन एवरी स्टेट। There should, as far as possible, be single campus university, but where necessary, they may have constitute college on different campuses। इन्होंने इस चीज़ पर भी रिकमेंडेशन दी थी कि कैंपस बनाया जाए, बट अगर उसके फंडिंग रिगार्डिंग प्रॉब्लम ना आए, ऐसा ना हो कि बच्चों से उनको डोनेशंस मांगनी पड़े या किसी ना किसी बहाने से मनी कलेक्ट करनी पड़े, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनके पास फंड अरेंजमेंट है, मैनेजमेंट है प्रॉपर, जो कि हर चीज़ को सुटेबली मैनेज कर सकती है, ओनली देन दे शुड थिंक अबाउट दिस। उन्होंने ये भी रेकमेंड किया था। सो इन टेक्निकल एजुकेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन इंडस्ट्री शुड बी फॉर्म्ड। इन्होंने इस चीज़ पे खास फोकस किया था, रिकमेंडेशन दी थी कि अगर कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस की लेबोरेटरी, मैथ लेबोरेटरी, या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसके प्रैक्टिकल करवाने की ज़रूरत है, तो उसके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए स्पेसिफिक लेबोरेटरी या ट्यूटर्स या टीचर्स जो हैं प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए भी अवेलेबल होने चाहिए। बिकॉज अगर आपको इंफ्रा चाहिए तो उसको मैनेज करने के लिए एक ट्रेन पर्सन भी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए भी इन्होंने बोला कि एक रिव्यू होना चाहिए कि कहाँ पर उनको मैन पावर की कमी है या कोई भी आपको जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ बुक्स।
हाँ जी, immediate steps should be taken for the production of high quality textbooks for schools and universities to वो इसलिए ताकि सब बच्चों को इक्वलाइजेशन दिया जा सके, प्राइजेस बहुत ज़्यादा ना रखे जाए, और उनको ये भी पता था कि जो प्रैक्टिकली इन चीज़ों को करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट दे रियलाइज दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट, है ना कहीं से स्टार्टिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो इन्होंने ये सब रिकमेंडेशंस दी थी, फिर कमेटी बैठी थी कि हम किसको कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते हैं। So the quality of books should be improved by attracting the best writing talent to our liberal policy of incentive and remuneration. Frequent changes of textbook should be avoided. बहुत जल्दी चेंजेस करने पड़े, ऐसे चेंजेस से अवॉइड किया जाए जो एक परमानेंट आप काफ़ी लॉन्ग टाइम तक कर सकते हो, पहले उसको किया जाए ताकि कुछ चेंजेस करके आप बहुत चेंजेस कर पाओ। So frequent changes of textbook should be avoided and the prices should be low enough for students to ordinary means to buy them. ये हर कोई उसको buy कर सके. So special attention should be given to books for children and to secondary level books in regional languages. Examination इन्होंने मेंशन किया कि या रेकमेंड किया कि हमें सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करना, ठीक है। जो कोठारी कमीशन का मेन फोकस था कि हम एक थॉट को डेवलप करें, ना कि एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए कोर्स अवेलेबल करवाएं, क्योंकि बच्चों को कई बार होता है ना कि हम तो जी ऑनलाइन करने के लिए कर लेते हैं, डिस्टेंस लर्निंग से कोर्स अटेंड कर लेते हैं, हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो हमें जॉब भी मिल जाएगी, बट उस जॉब पे आप वर्क क्या करोगे, है ना। तो इनका फोकस था कि उनको सिर्फ सर्टिफाई ना किया जाए बल्कि उनको कोई स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करवाई जाए। So major goal of examination reform should be to improve the reliability and validity of examinations and to make evaluation a continuous process aimed at helping the student to improve his level of achievement. सो नेक्स्ट इज सेकेंडरी एजुकेशन। अब देखिए सेकेंडरी एजुकेशन जो होता है ना वो बेस ऑफ अ चाइल्ड होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे ने क्या करना है इन फ्यूचर, क्या उसने बनना है, किसकी स्टडी करनी है, वो मोस्टली बच्चे और पेरेंट्स दोनों ही सेकेंडरी एजुकेशन में ही डिसाइड कर लेते हैं। तो इन्होंने रिकमेंड किया गया कि सेकेंडरी एजुकेशन को इतना अच्छा बना दिया जाए, उसका बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए कि बच्चे को कोई भी लाइन चूज करनी हो तो उसको उस टाइम पे उस पॉइंट पे आके ना सोचना पड़े, वो पहले ही अपना डिसाइड कर ले और अपने पेरेंट्स को बता दे कि भाई मेरा तो इस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्योंकि उनको वे ऐसा बनाना पड़ेगा, स्टडी में सब्जेक्ट्स को इस तरह से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ये बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट हो सके और वो एक फाइनल लाइन चूज कर पाए, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पेरेंट्स को और बच्चे को अपने करियर लाइन चूज करने में। सो फैसिलिटी फॉर टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन शुड बी सुटेबली डाइवर्सिफाइड टू कवर अ लार्ज नंबर ऑफ फील्ड्स सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ, होम मैनेजमेंट, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सेट्रा, कि जहाँ पर भी उनका वोकेशन सेट हो सकता है उसके रिगार्डिंग उनको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, जब उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी करवाई जाए, जब उनको प्रैक्टिकली भी चीज़ें करवाई जाएंगी तो उनको पता चल जाएगा हमें ये चीज़ करने में इंटरेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, हमने इसमें आगे करियर बनाना है या नहीं बनाना है ना। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये उन्होंने रेकमेंड किया था कि जिसे प्रोवाइड करवाई जाए। सो दे हाईलाइट अ नीड टू इंक्रीज फैसिलिटी फॉर टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एट दिस स्टेज। Next is university education. अब special attention should be given to organization of postgraduate courses and to improvement of standards of training and research at this level. जो भी कमी आपके सेकेंडरी लेवल पे रह गई थी उसको यूनिवर्सिटी लेवल पे तो कवर अप होना ही होना चाहिए, बिकॉज यहाँ के बाद तो वो सीधा अपना जॉब पे चले जाते हैं, है ना। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कोई भी आपने डिग्री कंप्लीट कर लिया फिर तो आप जॉब सर्च करना स्टार्ट कर देते हो, तो यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से करवाई जाए। Center of advanced study should be strengthened and a small number of clusters of centers aiming at the highest possible standards in research and training should be established. Here is stated in established new universities कि अगर आप न्यू यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हो तो वो न्यू पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ जो टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ है उसको भी इंक्लूड किया जाए, बिकॉज पुरानी में बार बार इम्प्रूवमेंट करना वो तो करना ही है क्योंकि हमने रिव्यू करना है आफ्टर 5 years, है ना। और लेकिन अगर कोई नई यूनिवर्सिटी बन रही है, नए कॉलेज बन रहे हैं, नए स्कूल बन रहे हैं, तो हम उसमें स्टार्टिंग पर ही ध्यान रखें कि इन फ्यूचर भी अगर हमें कोई चेंज करना पड़े तो वो बहुत ईजिली हो जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट इज पार्ट टाइम एजुकेशन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज, कि जो बच्चे रेगुलर स्टडी के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं स्टिल उनके लिए पार्ट टाइम एजुकेशन का कोर्स या कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज रखे जाए, जिसमें उनको जिस तरह से ऑफलाइन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, उनके सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, वैसे ही पार्ट टाइम या कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज में भी प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं जो कि एजुकेशन लेना चाहते हैं बट बिकॉज ऑफ एनी रीज़न कि उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो उनको काम भी करना है या
कोई भी ABC रीज़न है और वो स्कूल या कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं बट दे वांट टू गेट द नॉलेज, देन दे शुड बी प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी विद दिस ऑप्शन. नेक्स्ट इज एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़. सॉरी ये इफ लिखा गया, स्पेलिंग मिस्टेक है. एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ की माइनॉरिटीज़ के ऊपर भी की एजुकेशन के ऊपर खास ध्यान दिया जाए. Games and sports should be made not only to protect the rights of minorities but to promote their education interest as suggested in the statement issued by the Conference of the Chief Ministers of State and Central Ministers held in August 1961. इसके अंदर स्पेशली ये चीज़ बोला गया था कि जो माइनॉरिटीज़ होती हैं उनकी गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर ही नहीं, उनके एजुकेशन के ऊपर भी खास ध्यान दिया जाना चाहिए. ठीक है. सो नेक्स्ट इज एजुकेशनल स्ट्रक्चर. इन्होंने स्ट्रक्चर रिकमेंड किया कि 10+2+3 का होना चाहिए. ठीक है, जैसे कि 10 के बाद +1+2 होगी और उसके बाद 3 इयर्स जो होंगे वो ग्रेजुएशन टाइम के होंगे. ठीक है. प्रैक्टिकली फील्ड पे इसको सबको एप्लीकेबल करना मुश्किल था, बट अगर हम आज देखते हैं तो मोस्ट चीज़ें हमें ये सब ग्राउंड पे दिखती हैं. डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस. देखिए इन्होंने रेकमेंड किया उस टाइम पे. देखिए जब स्टार्टिंग इंडिपेंडेंस के बाद जब पॉलिसीज़ बन रही थी, काफ़ी पॉलिसीज़ भी बनी थी जिसमें कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे काम नहीं हुआ था, तो इन्होंने रेकमेंड किया. फर्स्ट पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस में रखा गया रीजनल लैंग्वेजेस, बिकॉज कोई भी पर्सन किसी भी रीजन में रहता है उसको अपनी रीजनल लैंग्वेज अच्छे से आती है. ठीक है. अगर उसको रीजनल लैंग्वेज में कोई चीज़ समझाई जाएगी तो वो बहुत ही अच्छे से समझ पाएगा, बहुत ही डीपली उसके नॉलेज उसको मिल पाएगी, है ना. तो उन्होंने फोकस किया कि रीजनल लैंग्वेज को कहीं पर भी हटाया ना जाए. कोई किसी भी रीजन में है उसको रीजनल लैंग्वेज में किसी भी सब्जेक्ट का कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए विद टीचर फैसिलिटी. ठीक है. नेक्स्ट 3 लैंग्वेज फार्मूला. 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या था कि एक तो रीजनल लैंग्वेज होगी, ठीक है, एक हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज रखी जाए. ठीक है. जिससे क्या होगा कि जहाँ पर रीजनल लैंग्वेज तो होगी ही होगी, एक ऐसी लैंग्वेज जो कि पूरी कंट्री में एक यूनिटी का काम करेगी, एक इंटीग्रेशन बनाएगी, इक्वालिटी बनाएगी कि हिंदी या इंग्लिश में से, इंग्लिश हम एक तरह से इंटरनेशनल लैंग्वेज काउंट करते थे उस टाइम पे बिकॉज वो ब्रिटिश लैंग्वेजेस थी, है ना. हिंदी लैंग्वेज हमारे इंडिया की लैंग्वेज थी और संस्कृत लैंग्वेज थी, उसके ऊपर भी मैं आऊँगी अभी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर द 3 लैंग्वेज फार्मूला. तो इन्होंने क्या बोला था कि एक लैंग्वेज ऐसे, एक तो रीजनल लैंग्वेज, उसके बाद 2 लैंग्वेजेस ऐसी होनी चाहिए जो कि पूरे इंडिया में एक इक्वालिटी का साइन बने. ठीक है. अब वो कौन कौन सी हो सकती हैं. एक तो हिंदी हो सकती थी क्योंकि वो तो हमारी थी ही लैंग्वेज जो ज़्यादा लोग बोलते थे, या संस्कृत हो सकती थी, है ना, क्योंकि संस्कृत भी उस टाइम पे बोली जाती थी. बट ये लैंग्वेजेस काम करती सिर्फ हमारी कंट्री में. इंटरनेशनली अगर कहीं पर कोई इंग्लिश को ना समझता हो या हिंदी को ना समझता हो तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती. तो इन्होंने फोकस किया एक संस्कृत लैंग्वेज पे और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के ऊपर. ठीक है. तो इन्होंने इस तरह से लैंग्वेजेस को भी डेवलप करने का एक रिकमेंडेशन दी कि रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए. 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया कि आप 3 लैंग्वेजेस एक्सेप्ट कर लो, एक रीजनल लैंग्वेज, एक हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज. अगर कोई भी बच्चा लैंग्वेज चूज करना चाहता है तो वो लैंग्वेज हो जाएगी. ठीक है. हिंदी इंग्लिश को आप कॉमन ही रखते हैं. हर स्टेट में आपको हिंदी और इंग्लिश तो मिलती ही मिलती है. इवन हर कॉम्पिटिशन टेस्ट में भी आपको हिंदी या इंग्लिश मिलती ही मिलती है. हाँ, उसके अलावा कोई पंजाबी, कोई संस्कृत इस तरह से भी चूज़ कर सकता है, तो वो 3rd लैंग्वेज हो गई, है ना. तो एक आ गया इंटरनेशनल लैंग्वेज कि जो अगर कोई इंडिया के आउट ऑफ इंडिया का कोई पर्सन है या आपको कहीं जाना है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना आए अगर आप काम करने जाते हो तो उसके बिहाफ पे. ठीक है. नेक्स्ट इज मिसलेनियस. अब इसके अलावा इन्होंने स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, एडल्ट एजुकेशन और गेम्स एंड स्पोर्ट्स की नॉलेज की एजुकेशन के ऊपर भी रिकमेंडेशन दी थी कि इनके ऊपर भी प्रॉपर अच्छे तरीके से वर्क करना चाहिए ताकि बच्चों को अवेयरनेस दी जा सके. ठीक है. सो ये था मेरा सेशन ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन ऑन एरिया ऑफ इन द एरिया ऑफ एजुकेशन. आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे. आपने वीडियो पूरे एंड तक देखी होगी. सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा. लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल.